हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बैंको करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग बात करने वाले हैं टेंस टॉपिक का। जो लास्ट टेंस है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं और पिछली क्लासेस तक हम लोग प्रेजेंट और पास्ट टेंस के बारे में बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे फ्यूचर टेंस के बारे में। देखिएगा, फ्यूचर टेंस के बारे में हम बात करें उससे पहले कुछ बेसिक बातें अगर हम इस फ्यूचर को लेकर समझें तो वो पहले देख लेते हैं। देखिए, कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है और प्रेजेंट और पास्ट दो ही टेंस जो है उनको यूज किया जाता है। उनका मानना है कि एक्चुअली फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। इसके पीछे क्या वजह क्या है वो अपन पहले जान लेते हैं। देखिएगा, टेंस जो होता है ना, टेंस इज नथिंग बट टाइम। टेंस और कुछ नहीं होता है, क्या होता है? टाइम होता है। और इसीलिए इस टॉपिक का नाम जो होता है वो टाइम एंड टेंस होता है। इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो सीखने और समझने वाली बात है वो सिर्फ दो ही चीजें होती है। नंबर एक होता है हेल्पिंग वर्ब और नंबर दो क्या होता है? मेन वर्ब। ये दो बातें आपको समझनी होती है। पहला वीडियो जो हम लोगों ने इसको बनाया था उसके अंदर इसको लेकर काफी डिटेल डिस्कशन हम लोगों ने किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार जाकर उसको चेक कर लेना। वहां पे हम लोगों ने बताया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, कौन से टेंस में कौन सी मेन वर्ब आती है और क्यों आती है, ये इंपॉर्टेंट है, वो भी वहां बताया गया है। कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो वो भी सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन हमारा सवाल था कि जो फ्यूचर टेंस होता है, इस फ्यूचर को कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि फ्यूचर नाम का कोई टेंस नहीं होता है। इसके पीछे का वजह क्या है कि वो क्यों फ्यूचर को टेंस नहीं मानते? क्योंकि फ्यूचर के अंदर दो वर्ब यूज होती हैं, जिसमें से एक तो होता है आपके पास शैल और दूसरा क्या होता है? वो विल होता है। ये विल और शैल नाम की दो वर्ब यूज की जाती हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। और चूंकि विल और शैल जो होता है वो कैसी वर्ब है? आपके पास में एक मोडल है, मतलब मोडाल है। इसका सही प्रोनाउंसिएशन मस्ट बी मोडाल। तो एक प्रकार की मोडल वर्ब होती हैं और इसीलिए इस फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता है, क्योंकि टेंसेस का जो सीधा मतलब होता है वो होता है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब से। जबकि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमारे पास इस बार जो वर्ब यूज होती है वो कैसी वर्ब है? मॉडल वर्ब है। और इनका मानना है कि ये जो वर्ब है वो चूंकि कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो के एक मॉडल वर्ब है, इसीलिए फ्यूचर को टेंस नहीं माना जाता। लेकिन आपको बता दें, फ्यूचर जो टेंस है उसमें जो शैल का यूज और विल का यूज होता है, इसमें शैल का यूज जो हमने पढ़ा है या जो हमें बताया गया है उसमें क्या होता है? आई और वी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? शैल का। और बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का यूज करते हैं। आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का यूज करते हैं। हमारा सवाल क्या है कि एक जो मॉडल वर्ब्स होती हैं, ये मॉडल वर्ब जो होती है इनका क्या कहना है? इनको हमने मॉडल वर्ब का नाम क्यों दे देते हैं? ये भी एक प्रकार की हेल्पिंग वर्ब ही होती है। इनका नाम मॉडल इसलिए दे दिया जाता है क्योंकि मूड शो करती है। लेकिन मॉडल वर्ब जो होती है उनका क्या कहना होता है कि हमारे साथ यूज होने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मॉडल वर्ब जो होती है इनके साथ यूज होने वाला सब्जेक्ट जो है वो चाहे सिंगुलर हो प्लूरल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो। जैसे हम लोग आई कैन डू इट, वी कैन डू इट, ही कैन डू इट, शी कैन डू इट, कुछ भी बना सकते हैं। तो इसका मतलब अगर जो मॉडल वर्ब होती है उनके साथ में कोई भी सब्जेक्ट यूज हो सकता है, मतलब इधर सिंगुलर और प्लूरल, तो फिर शैल का यूज जो होता है वो सिर्फ हम आई और वी के साथ ही क्यों करते हैं? ये हमारा पहला सवाल है। और अगर शैल का यूज आई और वी के साथ होता है तो फिर आई जो होता है वो तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होता है और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। किसी भी टेंस में यूज होने वाला कोई भी वर्ब जो होता है, पहले बेसिक्स देख लेते हैं फिर अपन इससे आगे शुरू करेंगे। कुछ सवाल हैं जिनको हम लोग आज की क्लास में देखने वाले हैं। उम्मीद करते हैं ये वो सवाल है जिनके अब से पहले आप लोगों ने क्या कारण है, क्यों कारण है, इनके बारे में नहीं पढ़ा होगा। देखिए, वर्ब जो होती है ना वो डायरेक्टली डिपेंड करती है उसके साथ यूज होने वाले सब्जेक्ट के ऊपर, और वर्ब जो है वो सब्जेक्ट पे डिपेंड करती है और सब्जेक्ट के किस फॉर्म पे डिपेंड करती है। नंबर एक कि वो जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। इसीलिए हम लोग पिछली क्लासेस में प्रेजेंट टेंस पढ़ के आए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा तो वहां पे हमने इज, आर, एम 3 वर्ब पढ़ी थी। तो हमने बात की कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? सिंगुलर। और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी कैसा होना चाहिए? प्लूरल।
सिंगुलर जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। तो अगर मैं बताऊं कि आपको इज, आर और एम में से इज सिंगुलर वर्ब है, तो जाहिर सी बात है अगर इज सिंगुलर वर्ब है तो सब्जेक्ट भी कैसा होना चाहिए, सिंगुलर। तो जब भी कोई वर्ब सेंटेंस में यूज होती है तो वो डिपेंड करता है किसके ऊपर आधारित होती है, उसके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट की किस चीज पर आधारित होती है, उसके सिंगुलर होने पर या प्लूरल होने पर। तो मेरा सवाल आपसे ये था कि जो शैल का यूज है वो हम आई और वी के साथ करते हैं, जिसमें से आई जो होता है वो आपके पास में फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी जो होता है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल होता है। तो फिर यहाँ पे हम लोग शैल का यूज सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ कैसे करते हैं, ये हमारा सवाल था। दूसरा सवाल हमारा क्या था कि मॉडल जो वर्ब होती है उनके साथ तो कोई भी सब्जेक्ट यूज हो सकता है, तो फिर यहाँ पे हमने सिर्फ आई और वी ही क्यों, बाकी ही, शी, इट जो सब्जेक्ट है वो क्यों यूज नहीं कर सकते हैं शैल के साथ, ये हमारा कारण है। तो देखिए इस चीज को बेहतर समझने के लिए हम बात करते हैं इससे आगे। देखिएगा फ्यूचर टेंस के बारे में बात करें तो एक तो आपके पास में क्या होता है भाई, फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। पहले अपन इसकी वर्ब्स देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारे पास दो वर्ब है, एक तो होता है आपके पास शैल और एक क्या होता है, विल। शैल का यूज करते हैं हम कौन से वाले सब्जेक्ट के लिए, आई और वी के लिए, और जो बचे हुए सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम किसका प्रयोग करते हैं, विल का यूज करते हैं। और मेन वर्ब जो होती है उसकी कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो आई और वी के साथ शैल, बाकी बचे हुए जो सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ विल और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। अगर हम बात करें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में, ध्यान दीजिएगा जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं सब में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म आता है, ये बात ध्यान देंगे आप लोग। और दो वर्ब इसमें भी यूज होते हैं, बताइए कौन सी, वही बात, शैल और विल का यूज होता है, जिसमें से आई और वी के साथ आप क्या लगा देते हैं, शैल, और बाकी बचे हुए रेस्ट ऑल लिख देता हूं यहाँ पे मैं, बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ क्या लगा देते हैं, विल लगा देते हैं, और इसके साथ में हम एक वर्ब जोड़ देते हैं, कौन सा, बी, और उसके बाद में मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फोर्थ फॉर्म है इसका यूज करेंगे। आगे बात करें अगर हम फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिएगा फ्यूचर परफेक्ट में भी दो वर्ड तो कॉमन है, बताइए कौन कौन से, शैल और विल। इसके साथ में हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। ये वर्ब जो होती है वो कौन से टेंस में होती है, फ्यूचर परफेक्ट में होती है। पहले वर्ब्स देख रहे हैं आप लोग, फ्यूचर के अंदर कुछ कॉमन बातें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, फिर बात करेंगे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास एक होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। देखिए फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पर आपके पास दो वर्ड ये तो कॉमन है पूरे फ्यूचर के अंदर, विल और शैल, और यहाँ पर हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है। हमारे मन में सवाल ये कि हैव बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज क्यों होता है। इस सवाल के जवाब को सुनने के लिए सबसे पहले आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, इस टेंस का नाम है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना होगा, इसको फ्यूचर परफेक्ट बनाना होगा, और बाद में क्या बनाना होगा, इसको कॉन्टिन्यूस बनाना होगा। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट बनाने के लिए विल और शैल के साथ मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे बीन जो है वो थर्ड फॉर्म है। अगर मैं आईएनजी फॉर्म का यूज अगर ना करूं और सिर्फ बीन तक सेंटेंस बना दें तो ये सिर्फ क्या बनाएगा, परफेक्ट टेंस बनाएगा। आईएनजी और लगा दे तो क्या बन जाएगा, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। बोलिए समझ में आ गया होगा। अगर ये आईएनजी ना लगाए तो विल हैव प्लस मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि बनाएगा परफेक्ट टेंस, और अगर ये बीन का यूज ना करें, अगर इस बीन का यूज ना करें तो विल और शैल के साथ में यूज होने वाला हैव जो है वो मेन वर्ब का काम करेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, और अगर बीन शब्द ना लगाएं तो विल शैल के साथ में जो हैव है ये हैव मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और विल शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या बनाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट बनाता है। तो आपको पता चल गया, अगर बीन हटा दें तो सेंटेंस में क्या फर्क पड़ेगा, आईएनजी हटा दें तो क्या फर्क पड़ेगा, और बीन प्लस आईएनजी लगा देते हैं तो फिर ये बदलकर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। अगर हम बात करें फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, फिर वही बात, अगर हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो ये बन जाता है फ्यूचर परफेक्ट। अगर थर्ड फॉर्म हटा दें और विल और शैल के साथ सिर्फ हैव लगा दें तो ये हैव मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का काम करेगा और वाकई फ्यूचर इंडेफिनिट बन जाएगा।
बिल्कुल इसी तरीके से विल और शैल के अंदर बी प्लस आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। अगर ये आईएनजी फॉर्म लगा देते हैं तो वाक्य क्या बन जाता है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और अगर हम ये आईएनजी हटा दें तो विल और शैल के साथ में जो बी है ये फर्स्ट फॉर्म है बी वर्ब का, और विल और शैल के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जब भी यूज होती है तो दिया हुआ सेंटेंस किस में बन जाता है, फ्यूचर इंडेफिनिट में बन जाता है। तो हमने देखिए सारी वर्ब्स के बारे में बात किया कि हैव लग जाता है तो क्या फर्क पड़ता है, बीन लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, हैव बीन प्लस आईएनजी क्यों लगता है, इसके बारे में बात की। लेकिन अभी एक सवाल है जिसके बारे में हमें बात करना है, वो ये है कि हम लोग जो है आई और वी के साथ शैल का यूज क्यों करते हैं। इस सवाल का जवाब सुनिएगा, आई और वी के साथ में शैल का यूज नहीं होता है। बेसिक्स पहले देखेंगे आप लोग। एक्चुअली आई और वी नहीं था जब इस इंग्लिश को बनाया गया था, इस ग्रामर को बनाया गया था। आपको जैसा कि मैं बता चुका हूँ 1363 से पहले इंग्लिश जैसा कोई भाषा नहीं था, इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं था। जॉफरी चौसर जो है, अगर आपने सुना हो, एक राइटर हैं जिन्होंने बहुत सारे वर्क्स लिखे, जिसमें से कैंटरबरी टेल्स आपके पास था, हाउस ऑफ फेम आपके पास था। ये कुछ वर्क्स थे जो किसके थे, जॉफरी चौसर के थे। 1363 के अंदर क्या हुआ, 1363 के करीब क्या हुआ कि जॉफरी चौसर ने क्या सोचा कि यार बहुत सारी लैंग्वेज हैं, जैसे कि अलग अलग यूरोप के अंदर अलग अलग कॉलोनीज थी, अलग अलग भाषाएं चलती थी जो कि डायलेक्ट्स हुआ करती थी, क्षेत्रीय भाषाएं हुआ करती थी। तो उन्होंने सोचा कोई ऐसा स्टैंडर्ड लैंग्वेज बनाते हैं जिससे हम सारी चीज़ों को, सभी स्थानों के लिए हम लोग किसी एक लैंग्वेज का यूज़ कर सकें। जैसे हम लोगों ने हिंदी को एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में यूज़ किया है भारत के अंदर, बिल्कुल वैसे ही इंग्लिश की बात चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, 4 प्रकार की क्षेत्रीय भाषाएं थी, ईस्टब्रियम, मिडल ईस्ट, ओके, कैंटलिस्ट और सदर्न ब्रियम। ये कुछ क्षेत्रीय भाषाएं थी। इनमें से इन्होंने मिडल ईस्ट जो लैंग्वेज है उसको एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज के रूप में यूज किया, और साथ में लैटिन और फ्रेंच जो है उसका एसोसिएट करके एक लैंग्वेज बना दिया, जिसको इन्होंने नाम दे दिया आगे चल के इंग्लिश। तो इंग्लिश कोई भाषा था नहीं एक्चुअली, इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो बनाया गया है। इसीलिए जब हम वोकैब पढ़ते हैं तो आप लोगों को फॉरेनर वर्ड पढ़ाए जाते हैं, और इसके साथ साथ में आप लोगों को कुछ आगे चल के कुछ लैटिन वर्ड भी देखने को मिलते हैं। जैसे पोस्टमार्टम वर्ड की बात करते हैं तो ये पोस्टमार्टम इंग्लिश का वर्ड नहीं है, लैटिन इंग्लिश का वर्ड है। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हम इंग्लिश में अलग अलग भाषाओं के पढ़ते हैं। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि इंग्लिश खुद का लैंग्वेज नहीं है। जब इस लैंग्वेज को बनाया गया था तो जो जवाब था ना, वो ये नहीं था कि आई और वी के साथ में शैल का यूज होता है। सही जवाब क्या था, पहले उसको समझते हैं। इस बात को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक बातें पहले देखनी। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं हमारे पास, एक होता है फर्स्ट पर्सन, एक होता है सेकंड पर्सन और एक होता है थर्ड पर्सन। ध्यान दीजिएगा, जो स्पीकर होता है, जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, वो कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। जो सुनने वाला बंदा है, जो लिसनर है, वो बताइए कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जाती है वो कौन सा होता है, थर्ड पर्सन होता है। 3 प्रकार के पर्सन होते हैं। अगर हम फर्स्ट पर्सन के बारे में बात करें तो देखिए फर्स्ट पर्सन कौन सा होता है, जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूं तो आई फर्स्ट पर्सन है, मेरे साथ कोई और होता तो आई और आई मिलकर हम वी बन जाते, और आई और वी बताइए कौन से पर्सन होते हैं, हमेशा फर्स्ट पर्सन जिससे बात की जाती है। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, अगर ये वीडियो देखने वाला कोई एक बंदा है तो भी मैं उसको यू बोलूंगा, और एक से ज्यादा है तो भी क्या बोलेंगे, यू। तो यू जो होता है वो कौन सा पर्सन होता है, सेकंड पर्सन। और इसके अलावा जिनके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होते हैं। ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, किसी का नाम हो गया, कोई भी एक जो होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। दे भी उसमें से एक हो सकता है ना। ये थर्ड पर्सन आपके पास में, एक का कोई मतलब। ये आपके पास में क्या है भाई, थर्ड पर्सन है, देखेंगे यहां से, ठीक है। अब जब हम बात कर रहे हैं शैल के बारे में तो आपको बता दें कि ये शैल का यूज जो है ना वो आई और वी के साथ में नहीं बताया गया था। जब शुरुआत में इंग्लिश बनाया गया था तब इसका सही जवाब जो था वो ये था कि फर्स्ट पर्सन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, शैल का, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ये शुरुआती कॉन्सेप्ट था इंग्लिश के अंदर जब इस इंग्लिश को बनाया गया था तब। देखिएगा हम लोग यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स, कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बात करते हैं। स्पेशली हम उन सवालों के बारे में बात करते हैं जो अनसॉल्व्ड हैं, जिनके जवाब नहीं दिए गए। तो आपको बताया गया शैल का यूज़ क्यों करते हैं और विल का यूज़ किसके साथ करते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि फर्स्ट पर्सन जो होता है वो हमारा कौन होता है, आई और वी होता है। इसलिए आपको सीधा पढ़ाया गया आज तक कि आई और वी के साथ में क्या लगेगा,
शैल और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा। हमने चारों टेंसेस में यूज होने वाली वर्ब्स के बारे में बात की। हमने बताया कि अगर ये आईएनजी ना लगे तो सेंटेंस पे क्या फर्क पड़ेगा, बीन ना लगे तो क्या फर्क पड़ेगा, अकेला हैव आ जाए अगर विल और शैल के साथ तो क्या फर्क पड़ेगा। ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब आपको ये तो पता चले गया कि फर्स्ट पर्सन के साथ में शैल और सेकेंड और थर्ड के साथ विल होना चाहिए, जिसमें से फर्स्ट पर्सन आपके पास कौन होता है, आई और वी होता है। बेसिक्स है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी चीज़ कम समझ में आती है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई नया टॉपिक अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो भी आप बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जब भी जो भी टॉपिक हम क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग कभी भी ये बात डिस्कस नहीं करेंगे कि ग्रामर के रूल्स हैं। हम बात करेंगे ये ग्रामर के रूल्स क्यों बनाए गए हैं, कैसे बनाए गए हैं और किन चीज़ों पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट बात कर रहे हैं अपन इससे आगे देखते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं अपन फ्यूचर टेंस के। आप लोगों को जवाब देना है। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे आप लोग और फिर आप लोग जवाब दें। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, देखिए पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, द प्रेसिडेंट विल sign on some important documents. Put sign on some important documents. Important documents in the next session of Parliament. In the next सेशन ऑफ पार्लियामेंट। ये आपके पास में पहला सेंटेंस दिया हुआ है और आपको ये बताना है कि सेंटेंस में क्या गलती है। सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और यहाँ पर देखेंगे ये मैंने नंबर 4 बना दिया, नो एरर। ये नंबर 3 बना दिया, ये नंबर 2 बना दिया और ये नंबर बना दिया है आपके लिए 1। थोड़ा सा ट्रिकी बना रहे हैं इसलिए सेंटेंस को हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया। आपको ये बताना है इस सेंटेंस में क्या एरर है। दूसरा सेंटेंस और बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, कंपनी विल रिक्रूटमेंट, कंपनी विल रिक्रूटमेंट some new employees, recruitment some new employees for its new branches, in the next financial year। ये आपके पास में अगला सेंटेंस है। आपको जवाब बताना है कि सेंटेंस में क्या एरर है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। चलो बताइए भाई, ये आपके पास में 2 सेंटेंस दिए हुए। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये हमने नंबर 4 बना दिया। ये नंबर 3, ये नंबर 2 और ये नंबर 1 रहेगा। ये आपके पास में 2 सेंटेंस दिए हुए, आपको ये बताना है दोनों सेंटेंस में क्या एरर है। अगर हम पहले सेंटेंस को देखते हैं तो देखिए प्रेसिडेंट आपके पास में साइन है, प्रेसिडेंट आपके पास सब्जेक्ट है, विल आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, पुट और साइन 2 वर्ड दिए हुए हैं। यहां से आप लोग क्या ध्यान रखेंगे कि हम लोग पुट और साइन जो 2 वर्ब है इनको कभी साथ में यूज नहीं करते हैं। पुट और साइन जो 2 वर्ब है इनको हम लोग दोनों को साथ में यूज नहीं करते हैं, मतलब पुट और साइन दोनों साथ में नहीं आएंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन नाम का वर्ब होता है जिसका हिंदी मतलब जो होता है वो हस्ताक्षर करना होता है, वर्ब है ना ये। और एक शब्द नाउन होता है सिग्नेचर, और ये सिग्नेचर शब्द जो होता है इसका मतलब होता है हस्ताक्षर। सिग्नेचर शब्द का मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। और साइन शब्द क्या होता है, वर्ब होता है हस्ताक्षर करना। पुट और साइन दोनों साथ नहीं रखेंगे क्योंकि पुट भी वर्ब है और साइन भी क्या है, वर्ब है आपके पास। तो इस सेंटेंस को सही करने का तरीका क्या होता है कि पुट और साइन दोनों साथ नहीं रख सकते हैं, तो फिर क्या रखेंगे, या तो ये क्या हो सकता है, पुट सिग्नेचर हो सकता है,
भाई सही करने का तरीका क्या है, पुट सिग्नेचर बना देना, जिसमें से पुट मेन वर्ब हो जाएगा और सिग्नेचर शब्द नाउन हो जाएगा। भाई वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आ सकता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पे क्या आ सकता है, नाउन आ सकता है। और दूसरा तरीका क्या है कि हम सिर्फ साइन वर्ड लगा दें। दो तरीके कहने का मतलब, अगर मैं पहले वाले सेंटेंस के बारे में बात करूं तो इस सेंटेंस को सही करने का क्या तरीका है कि या तो हम लोग इसमें से पुट हटा दे तो सेंटेंस सही हो जाएगा, और या फिर साइन को सिग्नेचर बना दे तो सेंटेंस सही होगा। तो आपको ये बताना है कि हम दोनों में से क्या चेंज करें, पुट हटाए या फिर साइन को सिग्नेचर बनाएं। तो यहाँ पर आप देखिएगा ऑन प्रेपोजिशन दिखाई दे रहा है आप लोगों को। अगर हम साइन वर्ब के रूप में यूज करते हैं तो हम प्रेपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, और अगर सिग्नेचर को नाउन के रूप में यूज करते हैं तो फिर हम ऑन का यूज करते हैं। तो कहने का मतलब अगर मैं पुट हटा दूं तो भी एरर रह जाएगा कि साइन के बाद में ऑन रह जाएगा, जिसका यूज नहीं होना चाहिए। तो फिर सही जवाब क्या हो जाएगा, हमें सेंटेंस में अगर कोई भी एग्जांपल दे रखा है तो एरर कोई एक पार्ट में हो सकती है, इसलिए अपन साइन को क्या बना देते हैं, सिग्नेचर बना देते हैं। ये आपके पास में सही जवाब हो जाए। अगले सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, कंपनी विल रिक्रूटमेंट सम न्यू एम्प्लॉयज। इस सेंटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे भी हमने दो सिंपल से वर्ड होते हैं आपके पास। एक वर्ड होता है रिक्रूट, ये वाला वर्ब है, इसका मतलब होता है भर्ती करना, हाँ जी। और दूसरा शब्द आपके पास नाउन है, और ये आपके पास में क्या होता है, रिक्रूटमेंट होता है। देख रहे हैं आप लोग, ये रिक्रूटमेंट शब्द नाउन है, इसका मतलब क्या होता है, भर्ती होता है। बताइए भाई, विल और शैल के बाद में क्या यूज होना चाहिए, नाउन यूज होना चाहिए या वर्ब? तो आपको पता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और वर्ब जो होता है उसका स्पेलिंग बताइए क्या होता है, रिक्रूटमेंट नहीं होता है, क्या होता है इसका, रिक्रूट हो जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा कि रिक्रूटमेंट वर्ड की जगह हम क्या यूज करेंगे, रिक्रूट यूज करेंगे। ये आपके पास में दूसरा सेंटेंस हो जाएगा। चलिए गाइस, बात कर रहे हैं अपन अगले क्वेश्चंस के बारे में। ध्यान दीजिएगा, अगले सेंटेंस को पढ़े उससे पहले कुछ बेसिक बातें अपन पहले देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कभी भी आपके पास में बाई वर्ड जो होता है उसके साथ में अगर भविष्य का समय दिया गया हो, फ्यूचर का समय दिया गया हो, तो ध्यान रखेंगे ऐसे केस में जो भी टेंस हम बनाते हैं वो कौन से टेंस में बना देते हैं, फ्यूचर परफेक्ट में बना देंगे। अगर बाई वर्ड के साथ में भविष्य का समय दिया हुआ हो तो ऐसे केस में दिया हुआ जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में हो जाएगा। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके साथ साथ आप लोग एक चीज और देखेंगे इसी को लेकर, अगर आपके पास में बाय द टाइम आ जाए, बाय द टाइम आ जाए और उसके बाद वाला सेंटेंस जो है वो अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया गया हो, तो ध्यान रखेंगे ऐसे केस में अगला जो सेंटेंस बनेगा वो आपका किस में बन जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में बन जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। दोनों चीजों को आप लोग अच्छे से नोटिस कर लेना। इन्हीं पर बेस्ड हम एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं जिनको आप लोगों को देखना है। चलिए बात कर रहे हैं अपन नेक्स्ट। यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बात करते हैं। पहला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, बाय द टाइम she reaches theater, the show will already begun। ये आपके पास में सेंटेंस दिया हुआ है, आपको ये बताना है इस सेंटेंस के कौन से भाग में एरर है। एन ई का मतलब नो एरर से है, ये नंबर 4 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 2 है आपके पास, और ये नंबर 1। पहला सेंटेंस बताना आपको एरर कौन से भाग में, पहला सेंटेंस। अगला सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, शी विल, देखिएगा कैपिटल लेटर ले लेते हैं अपन यहाँ से, शी विल इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, शी विल इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। ये आपके पास में अगला सेंटेंस। आपको ये बताना है सेंटेंस में क्या एरर है। ये थर्ड पार्ट है, ये आपका सेकंड पार्ट है, और ये फर्स्ट पार्ट है। देखिएगा दोनों सेंटेंस के बारे में बात करें। पहले वाले सेंटेंस में आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, बाय द टाइम दिखाई दे रहा है।
अगर आपके पास में यहाँ बाय द टाइम दिया हुआ है और आगे वाला सेंटेंस देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ एसोरियस है, एसोरियस का यूज जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। तो अगला जो सेंटेंस है वो बताइए कौन से टेंस में यूज करते हैं हम लोग। अगला जो है वो हम यूज करते हैं कौन से वाले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट में यूज करते हैं। आप लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप लोग, द शो दे रखा है आपके पास में, द शो के बाद में यहाँ पर आपके पास में विल दे रखा है, ठीक है ना। विल के बाद में यहाँ मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हुआ है। इस शब्द को लेकर कंफ्यूज ना हो। ऑलरेडी शब्द जो आपके पास होता है ये ऑलरेडी शब्द एडवर्ब है ना, ये मैन वर्ब से पहले यूज हो सकता है। अब मैन वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज विल के साथ तो हो नहीं सकता, और थर्ड फॉर्म का अगर यूज करना है तो हमें विल हैव ऑलरेडी बिगन होना चाहिए। इसका मतलब ये वाला जो सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है इसमें हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे, विल हैव ऑलरेडी बिगन कर देंगे। ये आपके पास में सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ये वाक्य परफेक्ट में होना चाहिए, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट में दे रखा। दूसरे सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। शी विल इनिशिएट अ न्यू प्रोजेक्ट बाय एंड ऑफ दिस ईयर। देखिए यहाँ पे बाई दे रखा है, फ्यूचर का टाइम दे रखा है। अगर बाई वर्ड के साथ में फ्यूचर का टाइम आ जाए तो वाक्य जो है वो किस में होना चाहिए, फ्यूचर परफेक्ट में। फ्यूचर परफेक्ट में अगर हमें बनाना है तो ये जो इनिशिएट वर्ड आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे चेंज करके लिख रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना। विल इनिशिएट वर्ड जो है उसको हम चेंज करके बना देंगे विल हैव, और इनिशिएट जो है उसका थर्ड फॉर्म यूज कर देंगे हम लोग, क्या, इनिशिएटेड यूज कर देंगे। विल हैव के साथ मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म का प्रयोग हो जाता है, थर्ड फॉर्म का, क्योंकि हमें परफेक्ट बनाना है। बाई वर्ड के साथ में देखिए हम पीछे बात करके आए, अगर आप देखें तो बाई वर्ड के साथ में भविष्य या फ्यूचर का टाइम आ जाए तो फ्यूचर परफेक्ट होगा, बाई द टाइम के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट हो तो अगला वाला वाक्य फ्यूचर परफेक्ट में होगा। दोनों सेंटेंस में हमने चेंज कर लिया। चलिए आगे और बात करते हैं। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, अगली जो दो बातें हैं उनको भी थोड़ा ध्यान से समझना है। हम लोग बात कर चुके हैं कि देखिए दो प्रकार के टेंस आपके पास होते हैं। एक तो आपके पास एक प्रकार के टेंस जिनको आप इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, और एक जो होता है वो आपके पास क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। देखिए कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है पहले ये समझिएगा। दोनों के अंदर कॉमन बात क्या है कि दोनों में मैन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज किया जाता है। ये तो दोनों में कॉमन बात है जितने भी प्रकार के कॉन्टिन्यूस है। लेकिन याद रखना परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होता है उसमें हम लोग क्या मेंशन करते हैं भाई, टाइम को मेंशन करते हैं, और समय को मेंशन करने के लिए दो प्रेपोजिशन हमारे पास होते हैं, और वो कौन से होते हैं, सिंस और फॉर का यूज करते हैं। जबकि ध्यान देंगे आप लोग परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जो टेंस होते हैं उसमें हम सिंस और फॉर के साथ किसका प्रयोग नहीं करते हैं, समय का यूज नहीं करते हैं। ये दोनों के बीच का डिफरेंस है, ठीक है। अब देखिएगा आप लोगों के पास में क्या है, अगर आप लोग किसी भी सेंटेंस को बना रहे हैं ये ध्यान से समझिएगा, ये वाली बात जो बताई गई है वो आपको कॉन्टिन्यूस को लेकर है और ये जो है वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को लेकर। ध्यान क्या देना है आप लोगों को यहां से वो देख लीजिएगा कि अगर हम लोग पहले क्या करते थे, फॉर का प्रयोग करते थे हम लोग किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी फॉर का प्रयोग करते थे हम लोग किसके लिए भाई, समय अवधि के लिए। फॉर का प्रयोग करते थे हम लोग किसके लिए, समय अवधि के लिए यूज क्या करते थे। समय अवधि का मतलब आपको पता है पीरियड होता है, ठीक है, समय अवधि का यूज। और जो पॉइंट ऑफ टाइम होता है उसको बताने के लिए किसका प्रयोग करते थे, सबसे पहले हम सिंस का प्रयोग करते थे। सिंस का प्रयोग करते हैं हम किसके लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब हो जाता है निश्चित समय। तो देखिए पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, सिंस का प्रयोग करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब निश्चित समय हो जाता है। ये पॉइंट ऑफ टाइम जो होता है इसका क्या मतलब है वो समझिए। तो अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, अगर आपके पास कैलेंडर, कैलेंडर का मतलब हो गया कैलेंडर में क्या क्या चीजें आती हैं, दिन महीना तारीख वार, इनमें से कोई भी आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसके अलावा घड़ी का समय आ जाए तो भी क्या लगाओगे, सिंस। मॉर्निंग इवनिंग आ जाए तो भी क्या लगाओगे, मॉर्निंग इवनिंग आ जाए तो भी क्या लगाओगे आप, सिंस लगाओगे, ठीक है। इसके अलावा स्टेजेस ऑफ लाइफ आ जाए, जीवन की अवस्थाएं जो होती हैं, जीवन की अवस्थाओं का मतलब क्या हो गया, जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, ये आ जाए तब भी आप लोग क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। इसके अलावा कोई इंसिडेंट या कोई घटना आ जाती है तो उसको बताने के लिए भी किसका प्रयोग करते हैं अपन, प्रेजेंट सिंस, पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब सिंस का यूज करते हैं।
आपको पता चला कि हम कब तो हम सिंस का यूज करते हैं और कब फॉर का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ से ध्यान रखने वाली बात जो है उसको समझिए। और ध्यान रखने वाली बात आपके पास ये है कि अगर हम लोग, ध्यान दीजिएगा, कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में, देखिए अब से पहले अपन क्या करते थे कि जब पॉइंट ऑफ टाइम की बात आया करती थी तो हम लोग सिंस का यूज करते थे। लेकिन ध्यान देना, अगर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बात कर रहे हैं तो हम पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए जहां प्रेजेंट और पास्ट में हम सिंस का यूज करते थे, हम फ्यूचर में किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे। फ्यूचर में किसका यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे, क्योंकि देखिए फ्यूचर टाइम जो होता है उसको बताने के लिए हम सिंस का प्रयोग नहीं करते। तो ये बात आप लोगों को यहाँ से ध्यान देना है। फॉर का प्रयोग समय अवधि मतलब पीरियड के लिए, सिंस का प्रयोग करते हैं हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम किसको बोलते हैं? कैलेंडर में आने वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम पॉइंट ऑफ टाइम, घड़ी का समय, मॉर्निंग, इवनिंग, स्टेजेस ऑफ लाइफ, कोई भी इंसिडेंट। इंसिडेंट से क्या मतलब है? इंसिडेंट से मतलब ये है कि हम कोई भी एक घटना के बाद से कोई काम चल रहा है उसको बताना हो। जैसे मैं ABC इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा हूँ, कब से? जब से उस इंस्टीट्यूट की शुरुआत हुई है। तो देखिए इस इंस्टीट्यूट की शुरुआत कब हुई ये आपको नहीं पता है, लेकिन उस इंस्टीट्यूट के शुरू होने का समय अपने आप में निश्चित है। ऐसी घटनाएं जो होती हैं उनको भी हम पॉइंट ऑफ टाइम में बताते हैं, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज करते हैं? सिंस का। लेकिन फ्यूचर टेंस में हम जहां जहां पहले हम सिंस लगाते थे अब क्या लगाएंगे? फ्रॉम लगाएंगे। बात करते हैं इन पर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स के बारे में। 2 एग्जांपल्स हैं, आपको ध्यान से देखना है दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिएगा, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन पहले वाले सेंटेंस के बारे में। पहला सेंटेंस आपके पास में लिखा हुआ है, शी विल बी ट्राइंग टू एग्जीक्यूट हर आइडिया फ्रॉम 2025। 2025 है यहाँ पे, 2025 है ना। ये आपके पास में पहला सेंटेंस है जिसमें आपको बताना है कि क्या एरर है। ये आपके पास नंबर हो जाएगा 4, ये आपके पास है नंबर 3, ये 2 है और ये 1 नंबर है। इसी सेंटेंस को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं और सेंटेंस आपके पास लिखा हुआ है, कुछ भी बना दीजिएगा। She will have been preparing for this exam since 2025। ध्यान दीजिएगा, हमने 2 सेंटेंस बनाए जो एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं। एग्जामिनर अक्सर गलती करवाने के लिए आपसे ऐसी बातें पूछते हैं। एनी का मतलब नो एरर आपके पास में है, ये नंबर 3, ये आपके पास में नंबर 2 और ये नंबर 1 हो जाएगा। देखिएगा, दोनों सेंटेंस के बारे में अगर हम बात करें, पहले वाले सेंटेंस में देखिए टाइम दिया हुआ है। हम पहले बात कर चुके हैं कि हम अगर दिया गया वाक्य जो है उसमें अगर टाइम मेंशन किया गया है, समय को अगर लिखा गया है, तो ध्यान दीजिएगा समय को किसके साथ लिखा गया हो? सिंस और फॉर के साथ। तो याद रखना, सिंस और फॉर के साथ में अगर टाइम आ जाए तो दिया गया जो वाक्य है वो किस में होना जरूरी है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होना जरूरी है। किस में नहीं हो सकता ये ध्यान रखना, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर नहीं हो सकता। तो पहले वाले सेंटेंस के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है? टाइम दिया हुआ है और हमने वाक्य को किस में लिखा है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के अंदर लिखा है। देखिए, इन चीज़ों के बारे में अगर हम बात करें तो दोनों सेंटेंस के अंदर एक चेंज हम लोगों को करना होगा। देखिए चेंज कौन सा हो जाता है? देखिएगा, आपके पास में पहला सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है और टाइम दिया हुआ है। सेंटेंस को सही करने के 2 तरीके, या तो ये टाइम हटा दें और या फिर इस वाक्य को फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में बना दें। बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या आंसर होना चाहिए? टाइम हटाया जाना चाहिए या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करें? क्योंकि सिंस और फॉर के साथ में टाइम का यूज, जबकि अब जो हमारा पास कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है। क्या फ्यूचर टेंस में जहां पे हम पहले सिंस लगाते थे अब किसका यूज हो जाएगा? फ्रॉम का यूज हो जाएगा। पहले पास्ट और प्रेजेंट में किसका यूज होता था? सिंस का। तो हम बात कर रहे हैं कि
कम से कम कौन से टेंस का यूज नहीं हो सकता, कॉन्टिन्यूस का यूज नहीं हो सकता। तो मैं कह रहा हूं कि बताइए क्या टाइम हटाएं या इसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करें। तो ध्यान देना, अगर टाइम आपके पास दिया जाता है, टाइम के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होता है, न कि वर्ब के अकॉर्डिंग टाइम। इसलिए सही जवाब क्या होगा, ये जो विल बी ट्राइंग दे रखा है उसको आप क्या बना देंगे, विल हैव बीन बना देंगे। मतलब आप टाइम नहीं हटा सकते, टाइम अगर नहीं हटाएंगे तो फिर आपका जवाब क्या हो जाएगा, वर्ब में चेंज करना पड़ेगा। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए वर्ब तो सही दे रखा था, लेकिन जो टाइम है उसमें सिंस दे रखा था, जबकि यहाँ पे क्या यूज होना चाहिए, फ्रॉम यूज होना चाहिए। ये आपका जवाब हो जाएगा। एक लास्ट छोटी सी चीज और देख लेना। अगली चीज क्या है कि हम लोग अब से पहले क्या यूज करते थे, शैल का यूज करते थे, किसके साथ में, आई और वी के साथ में यूज करते थे। अरे अब से पहले आपको क्या पढ़ाया गया कि आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग कर रहे हैं, आई और वी के साथ में हम किसका प्रयोग करते थे, शैल का यूज करते थे, और बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के साथ हम किसका यूज करते थे, विल का यूज करते थे। ऐसा ही बताया आपको। तो आप कहेंगे नहीं सर ये तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, अब से पहले जो हमने बात की थी वो इससे उल्टा बात किया था। तो याद रखना, अगर किसी भी सेंटेंस में डिटर्मिनेशन की बात हो जाए, डिटर्मिनेशन का हिंदी मतलब होता है दृढ़ निश्चय। अगर किसी भी सेंटेंस में दृढ़ निश्चय की बात हो जाए तो ऐसे केस में हम जिस सब्जेक्ट के साथ हम अब से पहले शैल लगाते थे उसके साथ क्या लगाएंगे, विल, और जिनके साथ विल लगाते थे उसके साथ क्या लगाएंगे, शैल लगाएंगे। मतलब ये वर्ब्स चेंज हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, उल्टी हो जाएंगी। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखोगे। कोई भी एक एग्जांपल अगर हम बात करें, मैंने एक सेंटेंस बनाया यहाँ पे, आई शैल क्वालिफाई दिस प्रेस्टिजियस एग्जाम एट एनी कॉस्ट। देखिएगा ये आपके पास में एक सेंटेंस दिया हुआ है, एट एनी कॉस्ट। देखिए सेंटेंस के बारे में बात करें तो ये जो एट एनी कॉस्ट दे रखा है ना, ये आपका क्या शो कर रहा है भाई, डिटर्मिनेशन शो कर रहा है, दृढ़ निश्चय शो कर रहा है। और ध्यान दें, जब दृढ़ निश्चय की बात हो जाए, डिटर्मिनेशन की बात हो जाए, तो अगर आपके पास में सब्जेक्ट आई है तो जहां पे हम शैल लगाते थे वहां पे किसका यूज कर देंगे, विल का यूज कर देंगे। ये चेंज हो जाता है। इसके अलावा याद रखना, आप लोग बोलने के अंदर या सुनने के अंदर अक्सर क्या देखते हैं कि आई या कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ विल का यूज देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, दो प्रकार की लैंग्वेज होती है, एक होता है ब्रिटिश इंग्लिश और एक होता है अमेरिकन इंग्लिश। शैल हैज टोटली बीन रिमूव्ड फ्रॉम द अमेरिकन इंग्लिश। शैल का प्रयोग पूरी तरह से अमेरिकन इंग्लिश से हटा दिया गया है बोलने के अंदर। लेकिन अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं ब्रिटिश इंग्लिश, जिसमें हम लोग स्टिल भी यूज शैल एज अ वर्ब। इसलिए आप लोगों को ध्यान देना है कि शैल का यूज हम करते हैं। सुनने में आप लोग जो विल का यूज करते हैं उसका कारण होता है अमेरिकन इंग्लिश, जहां पे शैल का पूरी तरह से यूज हटा दिया गया। ये बातें कुछ हैं जिनको आप लोग ध्यान देंगे। अगला जो हमारा सेशन रहने वाला है उसमें टेंस टॉपिक को लेकर हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये पूरे वीडियोज अब से पहले जो मल्टीपल जो वीडियोज हमने डाले हैं उनको आप अच्छे से जाकर देखेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज है, काफ़ी सारी नई चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की हैं। एक बात की पूरी श्योरिटी रहेगी कि अगर आपने एक बार इन सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लिया है तो फिर एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन के ऐसे क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है जहाँ पे आप जवाब ना दे पाए। धन्यवाद, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।